लिपोप्रोटीन्स को डिस्कस करने के बाद बच्चों हमने एक ये जो है वो जनरल सी आप पॉइंट माइंड में रखते हुए एथेरोस्क्लेरोसिस का, कि अगर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर लिपिड्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से आपके किसी पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई नॉर्मली हो रही होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इस कंडीशन को आप कहते हो एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर लिपिड्स लिपोप्रोटीन्स की डेपोजिशंस की वजह से, जो कि दो फॉर्म्स में हो सकती है, या तो आपके पास प्लॉक की फॉर्म में या फिर थ्रोम्बस की फॉर्म में ये लिपिड्स क्या हो सकते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं। और जब ये डिपॉजिट होंगे तो ऑब्वियसली जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा और टुवर्ड्स टिश्यू और ऑर्गन ब्लड सप्लाई भी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस या फिर एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम इसको स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, ये एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम एक्चुअली क्या है कि अगर आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लॉक या थ्रम्बस की वजह से हार्ट के टिश्यू को जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो रिड्यूस हो जाए, तो उसकी वजह से जितनी भी डिजीजेस या कॉम्प्लिकेशंस हार्ट में आएंगी, उन सब डिजीजेस या कॉम्प्लिकेशंस को आप एक क्लास में डिवाइड करते हो और उस क्लास को आप क्या कहते हो, एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वो सारी डिजीजेस होंगी जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई के रिड्यूस होने की वजह से आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, इस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एक कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस की थी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एक टाइप आपके पास क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक्चुअली क्या है कि आपके पास अगर लो ब्लड सप्लाई है टुवर्ड्स हार्ट, इस कंडीशन को आप कहते हो इस्कीमिया। ठीक है, लो सप्लाई ऑफ ब्लड हार्ट की तरफ है तो ये हार्ट के रेफरेंस से आप इसे कहोगे कॉरोनरी इस्कीमिया। और दूसरी तरफ आपके पास एक और इवेंट होगा इस लो ब्लड सप्लाई के रिस्पॉन्स में, विच इज नेक्रोसिस या फिर सेल डेथ। और ये भी स्पेसिफिकली कौन से टिश्यूज में हो रही है, हार्ट में। ठीक है, सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये हार्ट के सेल्स की उनके अंदर या हार्ट के टिश्यूज के अंदर नेक्रोसिस का प्रोसेस है, जो कि स्टार्ट होगा जब कौन सी कंडीशन होगी, इस्कीमिया। और इस्कीमिया क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, सो आप इन तीनों चीजों को जो है वो रिलेट कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस लिपिड डिपॉजिट होंगे ब्लड वेसल्स में, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट तक रिड्यूस होगी, जिस कंडीशन को आप इस्कीमिया कहते हो। और जैसे ये इस्कीमिया डेवलप होगा और ये अगर परसिस्टेंट रहता है तो उसकी वजह से आपके जो हार्ट के टिश्यूज या जो सेल्स हैं वो अल्टीमेटली उनमें नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, सेल डेथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिस कंडीशन को कलेक्टिवली आप क्या कहते हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, और इस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डिटरमिन करने के आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे आपके पास उस पर्सन की कुछ सिम्टम्स होंगी जिसमें आपके पास चेस्ट पेन आ जाती है, एंजाइना पेक्टोरस। इसी तरह से आपके पास जो है ईसीजी का पैटर्न आप ऑब्जर्व करते हो, और कुछ बायोमार्कर्स हैं जिसमें हार्ट के एंजाइम्स और प्रोटीन्स को हम क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा लेक्चर जो है इसमें हम इन चीज़ों को जो है वो देखेंगे कि किस तरह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोज किया जा सकता है, ईसीजी का नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल बायोमार्कर्स और एंजाइम्स, और किस तरह से वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो है वो इंक्रीज होते हैं, या ईसीजी का पैटर्न किस तरह से जो है वो एबनॉर्मल होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। बाकी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें जो ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज की टू रीजंस थी, ब्लॉक एंड थ्रम्बस, इन दोनों को भी डिस्कस किया था, जिसको मैं एक दफा रिवाइज करा देती हूँ।
ठीक है, कि प्लाक और थ्रम्बस में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। सो इस चीज को डिस्कस करने के लिए आप लोगों के सामने ये डायग्राम मैंने जो है वो एक्सप्लेन की थी कि एक्चुअली प्लॉक क्या होती है। प्लॉक फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले आप लोगों के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें लिपिड्स, पर्टिकुलरली जो एलडीएल हैं, जो बैड लिपिड्स हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इनकी डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, ये एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं। ठीक है, सो पहला स्टेप आपके पास क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स या एलडीएल की एक्यूमुलेशन। ठीक है, और इन एलडीएल की एक्यूमुलेशन या डेपोजिशन की वजह से आपके पास ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, बिकॉज ये बिल्कुल स्मॉल सेल्स हैं, एक आपके पास जो एंडोथीलियल सेल है वो सिंगल सेल की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी ये जो डेलिकेट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द एलडीएल एक्यूमुलेशन, ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, इधर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ आपके पास जो है टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जिसमें मोनोसाइट्स हैं, ये इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि ये पूरे का पूरा जो आपके पास यहाँ पे एलडीएल, इसी तरह से ये जो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स हैं, ये सारे के सारे इस तरह से एक फोम सेल की फॉर्म में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपका ये डायमीटर था इस ब्लड वेसल का, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। लाइक प्रीवियसली अगर ये पूरे का पूरा अवेलेबल था फॉर द पैसेज ऑफ ब्लड सेल्स, तो अब आपके पास यहाँ पे कुछ हद तक ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो ये आपके पास है प्लॉक फॉर्मेशन। अब इस प्लॉक और थ्रम्बस में क्या डिफरेंस है कि समटाइम्स आपकी ये जो प्लॉक यहाँ पे बन रही है, किसी भी ब्लड वेसल में अगर प्लॉक बनती है तो या तो वो स्टेबल रहती है, इट मीन्स कि वो उसी पोजीशन पे रहेगी, बट समटाइम्स ये जो प्लॉक है ये रप्चर भी हो सकती है। ठीक है, यानी ब्रेक भी हो सकती है, जिसकी वजह से इसके कंटेंट जब रिलीज होंगे तो ये एक मैसिव सा क्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, जो कि इस फोम सेल के मुकाबले में ज्यादा एक रिजिड किस्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो डिफरेंस है थ्रम्बस और प्लॉक में, कि प्लॉक की वजह से एक फोम सेल बनता है जिसमें आपके पास एलडीएल और मोनोसाइट्स वगैरह एक्यूमुलेट होते हैं, लेकिन अगर ये प्लॉक अनस्टेबल है, रप्चर हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास जो है वो एक क्लॉट बनेगा जिसे ब्रेक करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। ठीक है, ये नॉर्मल आपके पास जो है वो एथरोस्क्लेरोसिस की रीजन और उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती है टुवर्ड्स हार्ट, ये उसकी रीजंस हैं दो। बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है या ईसीजी, इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं और कौन सा कंपोनेंट जो है वो किस चीज को या किस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पर्सन जिनमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें ये नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, सो एक्चुअली जो हार्ट के मसल्स हैं, जिसमें आपके पास जो हार्ट के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आते हैं, जिसमें एट्रिया, वेंट्रिकल्स, ठीक है, इन तक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है, यानी इनकी जो पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के इवेंट्स हैं, उसके रिस्पॉन्स में ये एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये डेवलप होता है। यानी किस टाइम पे आपके हार्ट का कौन सा कंपार्टमेंट पोलराइज हो रहा है, कौन सा डीपोलराइज हो रहा है, कहाँ तक जो है वो सिग्नल जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जो हार्ट है वो इन इलेक्ट्रिकल जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, सो उनको हम इन द फॉर्म ऑफ पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द हार्ट उसको नोट करते हैं, और आपके पास जो है ये एक ग्राफ जिसको आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हो, ये इस तरह से आता है, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कुछ पीक्स हैं, जिसमें कुछ डिप्रेशंस हैं, कुछ एलिवेशंस हैं। इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इस पूरे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हमने अल्फाबेटिकली पी, क्यू, आर, एस एंड टी इन पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे वेव्स हैं, ये डिप्रेशंस और एलिवेशंस हैं, ये एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ
पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट, इसकी बेस पे जो है वो डिवाइड हुए हैं। अब सबसे पहले अगर आप एक हार्ट का जनरल सा स्ट्रक्चर देखते हो, इसमें अगर हम ब्लैंक स्लाइड एक ऐड कर लें, ठीक है। सो इसमें ओवरऑल आपके पास 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। सो एक दफा इसको ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो हार्ट से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 एट्रिया, इसी तरह से 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है, और इनके दरमियान कुछ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनमें से जो पहला कंपोनेंट है विच इज पी वेव, ये किस इवेंट को रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी बिल्कुल स्टार्ट जब आपका हार्ट जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करना शुरू करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पोलराइजेशन कहाँ पे होगी? एट्रिया के ऊपर। सो जो पी वेव है वो इन एट्रियास के ऊपर सिग्नल की ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देन आपके पास आती है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो साथ साथ अगर हम नोट करते जाएं तो ये आप इस तरह से, यानी जैसे ही आपका सिग्नल एट्रिया तक पहुंचता है तो इसमें एक आप इस तरह से एलिवेशन डिस्टर्ब ऑब्जर्व करोगे विच इज पी वेव। ठीक है, ये पहला पोर्शन है आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? एट्रियल डी पोलराइजेशन को। ओके, एंड एस वेव, ये तीनों वेव्स कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती हैं किस चीज को? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, और जैसे ही ये वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन हो रही होती है, सिग्नल आगे वेंट्रिकल्स की तरफ ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो इसी मोमेंट में एट्रियल पोलराइजेशन भी हो जाती है, यानी वो वापस जो एट्रिया सेल के आपका कंपार्टमेंट है हार्ट का, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीस्टोर कर लेता है। ठीक है, और जो लास्ट पोर्शन है आपके पास टी वेव, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, कि ये वापस सिग्नल को ट्रांसमिट करके रीपोलराइज हो जाएंगे। सो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसमें से अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, क्यू आर एंड एस, ये पूरा जो आपके पास पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है उस टाइम को जब आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? डीपोलराइज हो रहे हैं, और इसी मोमेंट में आपके एट्रियल सेल्स जो हैं वो वापस क्या हो जाएंगे? रीपोलराइज। ठीक है, और जो टी सेगमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है उस इवेंट को जब आपके वेंट्रिकल्स जो हैं ये रीपोलराइज हो रहे हैं। ठीक है, ये इवेंट्स आप लोग नोट कर लें, उसके बाद हम लोग जो है वो वन बाय वन इनको देखते हैं। ओके, सो बच्चों इसी डायग्राम को दोबारा से माइंड में रखते हुए, पहले मैंने आप लोगों को जो है वो उस वेव के, उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया कि कौन सा पोर्शन जो है वो किस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस सीक्वेंस को ट्रेस करते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की सीक्वेंस है हमारे पास पी क्यू आर एस एंड टी वेव्स की फॉर्म में, इसको हम ट्रेस करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे पी पोर्शन में एलिवेशन क्यों है, क्यू पोर्शन में डिप्रेशन क्यों है, इसी तरह से आर और एस यहाँ पे आपके पास क्यों डिप्रेशन है, और इस केस में टी में दोबारा जो है वो आप एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, इनकी क्या रीजंस है?
ठीक है। सो सबसे पहले जो पी वेव है, यहां से जब ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एस ए नोड है, ये वो पोर्शन है जहां से, जो कि ट्रिगर करेगा एट्रियल सेल्स की डीपोलराइजेशन को, ठीक है। सो पी वेव आपके पास वो इवेंट है जब एस ए नोड ट्रिगर कर रहा है किस चीज को, एट्रियल डीपोलराइजेशन को, ठीक है। और इस एट्रियल डीपोलराइजेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। इस तरह से कि जब भी ऐसे नोड डीपोलराइजेशन सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एट्रियास की तरफ लेके जाएगा, तो हमेशा आपके पास एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन आएगी जिसको आप पी वेव से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, पी वेव। अब यहां से पी और पी के बिल्कुल बाद आपके पास एक इवेंट है आर, लाइक आप यहां पे देखते हो। उसके बाद आपके पास एक सेकंड पोर्शन आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, जिसको हम कहते हैं पी आर इंटरवल, ठीक है। पी वेव के बाद जो सेकंड पोर्शन है, दिस इज पी आर इंटरवल, इसको नोट करते जाएं। ये एक्चुअली एक टाइम का आप कह लें कि गैप है। यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड पी आर इंटरवल, यानी आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन के दरमियान जितना टाइम होगा, ठीक है, उस टाइम को आप क्या कहोगे, पी आर इंटरवल। ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये पी आर इंटरवल है। ये कम भी हो सकता है, और अगर आपकी जो है वो वेंट्रिकल्स एट्रिया के मुकाबले में डीपोलराइज होने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो ये पी आर इंटरवल इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। सो ये वाला जो इवेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस इज पी आर इंटरवल। और पी आर इंटरवल एक्चुअली क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इज द टाइम बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। सो जितना टाइम होगा इन दोनों कंपार्टमेंट्स, इन दोनों पोर्शंस की डीपोलराइजेशन में, जितना जितना गैप होगा, उतना आपके पास पी आर इंटरवल एक्सीड करता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्यू वेव, पी वेव, पी आर इंटरवल, और पी आर इंटरवल के बाद है आपके पास क्यू वेव, ठीक है। साथ साथ अगर आप एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देखते जाओ, तो पहले मैंने पी वेव बताई, उसके बाद मैंने पी आर इंटरवल के बारे में बताया, और अब हम लोग जाने लगे हैं टुवर्ड क्यू वेव, ठीक है, जो कि एक डिप्रेशन की फॉर्म में इस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे। दिस इज क्यू वेव, ओके। क्यू वेव रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, डीपोलराइजेशन इंटरवेंट्रिकुलर नोड या सेप्टम, कुलर सेप्टम। आपको याद होगा कि यहाँ प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्यू आर एस इन तीनों वेव्स को कहा था कि ये फुल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। सो इसमें जो क्यू वेव है इनिशियली, ये वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम है, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उनकी डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, और हमेशा इसको हम ऑब्जर्व करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ अ डिप्रेशन, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया है इस केस में, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रही है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की डीपोलराइजेशन को, यानी अभी पोलराइजेशन ऑफ सॉरी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि उन दोनों के दरमियान जो सेप्टम है, वहां तक सिग्नल पहुंचा है फ्रॉम एट्रियल कंपार्टमेंट्स, ठीक है। ऐसे नोड से पहले एट्रिया, एट्रिया से फिर आपके पास फर्स्ट इवेंट, ठीक है, एट्रिया से आपके पास फिर इंटर वेंट्रिकुलर नोड, और अब इंटर वेंट्रिकुलर नोड से ऑनवर्ड वो आगे मूव करेगा, ठीक है।
और ये इवेंट है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ आर वेव। यस मैम। ओके, सो आर वेव है डीपोलराइजेशन ऑफ मेन वेंट्रिकल्स, ठीक है, और ये आपके पास लार्जेस्ट डिफ्लेक्शन है। इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास क्यू वेव, पी आर इंटरवल, क्यू वेव, और क्यू वेव के फौरन बाद आपके पास आर। यहाँ तक हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, पी, क्यू, आर एंड पी आर इंटरवल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है एस वेव। ठीक है, एस वेव आपके पास जो है वो बिल्कुल जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि क्यू आर एस, इन तीनों वेव्स को मैंने बताया था ना कि ये वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें से क्यू वेव में आपने देखा कि ये वो इवेंट है जब अभी बिल्कुल आपके जो वेंट्रिकल्स के दरमियान सेप्टम है वहां तक सिग्नल पहुंचा है, तो इस केस में आप डिप्रेशन की फॉर्म में ऑब्जर्व करोगे। आर आपके पास वो पोर्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जब आपके दोनों वेंट्रिकल्स तक सिग्नल पहुंच गया, तो इस केस में आप एक एलिवेशन ऑब्जर्व करोगे। अब दोबारा एस वेव जो है ये आपके पास बिल्कुल बेस ऑफ वेंट्रिकल यानी बिल्कुल लास्ट पोर्शन तक अब आपका जो सिग्नल है वो पहुंच जाए, तो अगेन आप यहाँ पे एक डिप्रेशन ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, सो एस वेव मींस कि आपका जो नॉर्मली बेस ऑफ हार्ट है वहां तक सिग्नल पहुंच चुका है और आपके जो बिल्कुल बेस के सेल्स हैं, बेस आपका जो वेंट्रिकुलर पोर्शन है वो डीपोलराइज हो रहा है। ठीक है, सो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और पर्टिकुलरली कहाँ पे, बेस ऑफ हार्ट। ठीक है, सो यहाँ तक आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी डीपोलराइजेशन का इवेंट कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल इस स्टेप तक, एस तक। ठीक है, पी क्यू आर एस एंड पी आर इंटरवल, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने क्लियर किए हैं। अब इसके बाद आपके पास एक कोर सेगमेंट आता है। यहाँ पे अगर आप देखें सेगमेंट बिटवीन एस एंड टी वेव, पहले टी वेव को देख लेते हैं और उसके बाद हम इस एस टी सेगमेंट को देखते हैं कि जस्ट लाइक पी आर इंटरवल जो कि पी और क्यू के दरमियान गैप था, लेकिन क्यू आर और एस तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। सो पी और क्यू के दरमियान जो पी और आर के दरमियान यहाँ पे इंटरवल था, पी एंड क्यू एक्चुअली दिस इज पी आर इंटरवल, और जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो डीपोलराइजेशन इवेंट में जितना टाइम है उसका जितना भी गैप है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से एस और टी सेगमेंट, एस पोर्शन एंड टी सेगमेंट के दरमियान भी एक गैप है जिसे आप कहते हो एस टी पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये एस टी पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, सिक्स पोर्शन अब आपका होगा यहाँ से ऑनवर्ड, एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट। ठीक है, और ये एस टी सेगमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टाइम बिटवीन एंड ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या क्यू आर एस सेगमेंट, यानी मेन जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वहां तक डीपोलराइजेशन के एंड, उसके दरमियान एंड स्टार्ट ऑफ टी वेव, इसके दरमियान जो गैप है इसको आप क्या कहते हो, एस टी सेगमेंट। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, अगर आप पहले टी वेव को देख लो उसके बाद आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली जीरो पोटेंशियल को, यानी उस इवेंट को जब आपका जो ट्रांसमिशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कंप्लीट जो वेंट्रिकल्स की बेस तक है, जो एस सेगमेंट तक है वहां तक आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो चुका है। उसके बाद जो आपकी टी वेव है एक्चुअली उस केस में आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। सो टी वेव रिप्रेजेंट ventricular
डीपोलराइजेशन से लेके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन तक का जो टाइम है वो हम बोलेंगे एसटी सेगमेंट। जी बच्चों, यहाँ तक आपकी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसके मैंने सारे कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, जिनको मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा रही हूँ। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपके जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसको हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देख के। ठीक है, इसमें अगर आप इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को अपने माइंड में रखो तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने पहले पी वेव बताया। ठीक है, जिसमें आपके एक्चुअली ये जो एस ए नोड है यहाँ से सिग्नल मेन जो आपके एट्रिया है वहां तक पहुंचता है। ठीक है, सो इस केस में आपके पास एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो विद पी। पी वेव के फौरन बाद आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ट्रेवल करता है टुवर्ड्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और इस केस में आप इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हो विद क्यू वेव, जो कि कंपैरेटिवली एक डिप्रेशन की फॉर्म में, यानी एट्रिया का जो डीपोलराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी डीपोलराइजेशन एक्चुअली स्टार्ट होने जा रही है, और इन दोनों के दरमियान जो गैप है, टाइम है, उस टाइम को आप क्या कहते हो? पी आर इंटरवल। ठीक है, उसके बाद आपके पास है आर वेव, जो कि रिप्रेजेंट करती है मेन वेंट्रिकल के जो सेल्स हैं उनकी डीपोलराइजेशन को, और ये कंपैरेटिवली लार्ज है, इलोंगेटेड है। उसके बाद आपका जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये ट्रेवल करते करते मेन वेंट्रिकल से बेस ऑफ हार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, और इस इवेंट को हम कहते हैं एस वेव। ठीक है, जिसको आप दोबारा से एक डिप्रेशन की फॉर्म में देखते हो। सो ये क्यू आर और एस ये इवेंट्स आपके कॉन्टिन्यूस थे, बिकॉज ये तीनों इवेंट्स वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इससे पहले एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो सिग्नल था उसके दरमियान एक गैप था, एक इंटरवल था। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर सिग्नल एंटर हुआ है क्यू वेव, आर वेव, एस वेव तक, ये कॉन्टिन्यूस रहा है विदाउट एनी गैप। और उसके बाद आप दोबारा देख रहे हो कि जब वेंट्रिकल्स यहाँ तक इनकी डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो रही है, उसके बाद इनकी रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। सो ये जो आपके पास एस टी सेगमेंट है ये गैप है। ठीक है, ये दोबारा से वो टाइम है कि वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन के बाद वापस रीपोलराइज होने के लिए कितना टाइम लेते हैं। ठीक है, अगर वो ज्यादा टाइम है तो आप इसको इलोंगेटेड ऑब्जर्व करोगे, और अगर टाइम कंपैरेटिवली स्मॉल है तो ये एस टी सेगमेंट आपका कम होगा। ठीक है, सो ये आपके पास कुछ इवेंट्स हैं जिनको आप माइंड में रखते हुए जो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसका पैटर्न क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जी बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि उसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को जो है वो आप लोगों के सामने दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है, और यहाँ पे एक्चुअली जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के इंडिविजुअल्स हैं उनमें हमारे पास दो तरह के जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कि नॉर्मल पर्सन से वेरी करते हैं। ठीक है, और वो आपके पास जो मेन वेरिएशंस आती हैं वो दो तरह की होती हैं, जिसमें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि एक आपके पास जो केस है, एक सिनेरियो वो ऐसा है जिसमें एस टी सेगमेंट जो है वो इलोंगेटेड है। ठीक है, एस टी सेगमेंट आपके पास एलिवेट हुआ हुआ है। सो इस तरह का आपका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि पी वेव नॉर्मल है, पी आर सेगमेंट या पी आर इंटरवल भी बिल्कुल ठीक है, क्यू भी बिल्कुल नॉर्मल है, एस भी नॉर्मल है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो एस टी सेगमेंट है ये एस टी सेगमेंट क्या हुआ हुआ है, एलिवेट कर गया। ये नॉर्मल जो इसका पैटर्न था वहां से क्या हो गया, एलिवेट हो गया, जबकि इससे पहले आपने नॉर्मल पर्सन के अंदर ये पैटर्न ऑब्जर्व किया था इस तरह से, ये कंपैरेटिवली डिप्रेस था। लेकिन अब यहाँ पे आप इसमें एक एलिवेशन ऑब्जर्व कर रहे हो। सो अगर इस तरह का आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आता है तो ये कौन सा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, एस टी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यानी ये वो कंडीशन है जिसमें आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का जो टाइम है
वो एलिवेट हो जाता है, यानी उतना एफिशिएंटली वेंट्रिकल्स रीपोलराइज नहीं हो पाते जितना वो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास कंडीशन है जिसमें नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, यानी यहाँ पे आपका नॉर्मल एसटी सेगमेंट है, या तो वो नॉर्मल होगा या फिर नॉर्मल से भी डिप्रेस हुआ होगा, दोनों तरह की ऑप्शंस हैं। ठीक है, सो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें भी आप बाकी सारा पैटर्न ठीक ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन अगेन आपका जो एसटी सेगमेंट है ये एक जो नॉर्मल पैटर्न था उससे थोड़ा सा क्या है, लोअर आप इसे देख रहे हो। ठीक है, सो जब तक एक नॉर्मल पर्सन का आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस तरह से उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, उसके सारे कंपोनेंट्स वहां पे आप लोगों को प्रॉपरली लेबल्ड पता नहीं होंगे कि ये वेव, ये एलिवेशन, ये डिप्रेशन किस चीज को, किस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि इस केस में जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से हार्ट सेल्स किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सपोज अगर पीआर सेगमेंट इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब है कि एट्रिया तक ब्लड जो है वो जा ही नहीं रहा, उनकी डीपोलराइजेशन स्टार्ट ही नहीं हो रही। इसी तरह से अगर क्यू आर एस इंटरवल आपके पास जो है वो कंपैरेटिवली इस तरह से प्रेजेंट है, लाइक आर फ्रेगमेंट कम है, इस तरह से एस फ्रेगमेंट कम है, तो इसका मतलब है कि जो वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। ठीक है, सो इस नॉर्मल प्रोफाइल को, नॉर्मल पैटर्न को देखते हुए आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को दो पैटर्न्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, एस टी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड एस टी सेगमेंट डिप्रेशन या नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये दोनों एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। ठीक है, नॉर्मल ईसीजी पैटर्न से दोनों पैटर्न्स क्या हैं, टोटल। ओके, सो यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो कि आप एक नॉर्मल पर्सन की जो ईसीजी है, ठीक है, ये आपके पास जो एक नॉर्मल पर्सन का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं, लेकिन जो मेजर इवेंट्स हैं वो उसी तरह से हैं। लाइक एलिवेशन आपके पास सिर्फ पी की है, उसके बाद आर फ्रेगमेंट की है और टी फ्रेगमेंट की है, इसके अलावा बाकी फ्रेगमेंट जो है उनमें कोई एलिवेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये पोर्शंस आपके पास जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। ठीक है, सो ये नॉर्मली तब होता है जब आपका पर्सन जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ मूव कर रहा हो। जैसे आपके पास जो पहली डायग्राम है, दिस इज फिगर बी, ये रिप्रेजेंट करिए जब आप ईसीजी पैटर्न देखते हो आफ्टर 2 आवर्स, यानी बिल्कुल अर्ली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जैसे ही आप चेस्ट पेन को देखते हुए ईसीजी लेते हो तो वो आपकी नॉर्मल प्रोफाइल से डिफरेंट होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप उसको आफ्टर 24 आवर्स लेते हो तो स्टिल वो पैटर्न वेरिएबल है। ठीक है, वो चेंज हो रहा है। सो आपके पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोज करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक, आप कह लें कि ये डायग्नोसिस के लिए इसे यूज किया जा सकता है, बिकॉज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बिल्कुल स्टार्ट से विद इन आवर्स से लेके ये आपके पास डेज तक जो है वो पैटर्न चेंज रहेगा। सो आप इसको देखते हुए नॉर्मल पर्सन से कंपेयर करते हुए बता सकते हो कि अगर चेस्ट पेन है तो क्या वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से, या फिर अगर ईसीजी नॉर्मल है तो उसकी कोई और रीजन भी हो सकती है। सो ये एक आपके पास पैरामीटर है टू डायग्नोज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, सो अगर आप कंप्लीट डायग्नोसिस की जो स्ट्रेटेजी है उसको देखें तो ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले डिजीज हिस्ट्री देखते हैं, यानी पेशेंट की सिम्टम्स देखते हैं। उसके बाद हम जो सेकंड स्ट्रेटजी है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, वो जैसे अभी हम लोग पीछे देख के आए हैं कि ईसीजी का जो पैटर्न है वो एक नॉर्मल और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो सब्जेक्ट है उसका वो डिफरेंट है, मार्कली डिफरेंट है। सो हिस्ट्री के साथ साथ आप यूज कर सकते हो ईसीजी चेंजेस को फॉर डायग्नोसिस, और इसके साथ साथ आप बायोमार्कर्स को भी यूज कर सकते हो। करंटली डायग्नोसिस के लिए जो बायोमार्कर्स हैं वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल है। ठीक है, और इसकी रीजन क्या है, बिकॉज आपके पास ऐसे केसेस भी रिपोर्टेड हैं जिसमें पर्सन की डिजीज हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल जीरो है, यानी उसे, जैसे हम कह रहे हैं ना कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में नॉर्मली जो पर्सन्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो चेस्ट पेन को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल पेशेंट्स।
आपके पास अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का साइलेंट जो है वो डेवलप हो रहा है, ये हिस्ट्री डेवलप हो रही है, तो उस केस में हो सकता है कि पर्सन को चेस्ट पेन वो एक्सपीरियंस ना करे। ठीक है, सो साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर जरूरी नहीं है कि चेस्ट पेन हो, इसलिए ये वाला फैक्टर आपके पास जो है वो इतना ज्यादा रिलायबल या एफिशिएंट नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप ईसीजी पैटर्न्स की तरफ जाते हो तो ये आपके पास 70% रिलायबल है, यानी अगर 100 में से 70 इंडिविजुअल्स हैं तो उनके अंदर ईसीजी चेंजेस आएंगे नॉर्मल कंडीशन में, और जैसे ही वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा उस केस में ईसीजी चेंजेस वो एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन स्टिल देयर आर 30% इंडिविजुअल्स जो कि साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन शो करते हैं, जिसमें उनकी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जो ईसीजी है, वो भी उसका पैटर्न भी जो है वो क्या है, चेंज नहीं होता, या अगर चेंज होता है तो इतना ज्यादा चेंज नहीं है कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें, उसके अंदर डिफरेंस जो है वो हाईलाइट कर सकें। ठीक है, सो ईसीजी चेंजेस भी बेशक ये कुछ हद तक स्पेसिफिक हैं, लेकिन इनको हम लोग जो है वो हिडन इन्फेक्शंस के अंदर, या आपके पास जो साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसके अंदर ये रिपोर्टेड नहीं होंगे। जबकि अगर आप बायोमार्कर्स की बात करते हो, सो चाहे आपका नेक्रोसिस स्मॉल स्केल पे है या लार्ज स्केल पे है, यानी इन्फार्क्शन अभी चाहे स्टार्ट हुआ है या उसे जो है वो डेज गुजर गए हैं, काफी टाइम हो गया, तो उस केस में भी इन मार्कर्स की कंसंट्रेशन आपको प्लाज्मा के अंदर मिलेगी। ठीक है, सो बायोमार्कर्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल आप कह लें कि मार्कर्स कंसीडर किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्योंकि हो सकता है कि ईसीजी पैटर्न बिल्कुल जैसे ही चेस्ट पेन हुई उसके स्टार्ट में तो वो चेंज थे, लेकिन आफ्टर 1 और 2 डेज वो ईसीजी पैटर्न जो है वो नॉर्मलाइज हो गए। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है कि डिजीज हिस्ट्री चेस्ट पेन वो भी 1 या 2 दिन के लिए हो, उसके बाद आपकी वो हिस्ट्री भी डिसअपियर हो गई है, लेकिन अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ तो उसकी वजह से जो आपके हार्ट सेल्स का नेक्रोसिस है, और नेक्रोसिस के रिस्पॉन्स में जो हार्ट की प्रोटीन्स और एंजाइम्स रिलीज हुए हैं वो डेज इवन वीक्स तक प्लाज्मा में रहेंगे, और आप उनको क्या कर सकते हो, वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स वाई आप बायोमार्कर्स को एफिशिएंट या रिलायबल डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजी कहते हो फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, अब कार्डियक बायोमार्कर्स में कौन कौन से एंजाइम्स आ सकते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स आ सकती हैं, इस चीज को एक बार देख लेते हैं। बच्चों यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? हाँ जी मैम। ओके गुड। सो बच्चों अब हम एंजाइम्स देख लेते हैं, प्रोटीन्स देख लेते हैं जो कि स्पेसिफिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोज करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, सो वी ऑल नो, इससे पहले जब हमने आइसो एंजाइम्स डिस्कस किए थे तो कुछ हमने एंजाइम्स देखे थे जो कि हार्ट सेल्स रिलीज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें एक एंजाइम एलडीएच आप लोगों को याद होगा। ठीक है, कि इसकी डिफरेंट आइसो फॉर्म्स हैं, बोन में भी प्रेजेंट होता है, इसी तरह से आपके मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, हार्ट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। सो ये जो एलडीएच स्पेसिफिकली कार्डियक मसल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये भी नेक्रोसिस के रिस्पॉन्स में रिलीज होगा, और आप इसका जो इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में बता सकते हो कि क्या वो प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, सो इन एडिशन टू डिफरेंट इंजाइम्स जिसमें एलडीएच है, इसी तरह से आपके पास एएसटी है जो कि इससे पहले आपने लिवर डिजीजेस में भी देखा था। ठीक है, क्रिटिन काइनेस है जो कि आपने ब्रेन के अंदर इसकी एक आइसोफॉर्म भी देखी थी। ठीक है, और क्रिटिन काइनेस एमबी। ठीक है, ये आपके पास जो है वो टोटल क्रिएटिन काइनेज, और उसके बाद स्पेसिफिकली जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंट आपके पास जो है वो बायोमार्कर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइम के अंदर इनकी कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। अब यहां से आप देख सकते हो कि अगर आप लोग इन डिफरेंट बायोमार्कर्स को देखो तो आप ये देखोगे कि आपके पास कुछ बायोमार्कर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्टार्ट जैसे ही ऑनसेट होता है, जैसे ही आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन स्टार्ट होता है उस टाइम पे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और आफ्टर 1 to 2 days डिक्रीज होना शुरू हो जाती है।
जैसे आप यहाँ पे देखते हो क्रिएटिन काइनेज की कंसंट्रेशन कि पहले आपके पास फर्स्ट डे में इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल पीक पे है, ठीक है, सेकंड डे पे भी कुछ हद तक ज्यादा है, लेकिन उसके बाद ये कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, इवन एक वीक के अंदर कंसंट्रेशन बिल्कुल क्लोज टू जीरो आ जाती है। सो बेशक इसे यूज किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। जैसे ही आपकी कंडीशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उसको डेज गुजर गए तो उसके बाद इसकी जो डायग्नोस्टिक एबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह से अगर आप क्रिटिन काइनेज जो है एमबी इसको देखते हो ये रेड कलर में, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि इस केस में भी बिल्कुल स्टार्टिंग के फर्स्ट और 2 डेज ये जो आपके पास है तब इसकी जो डायग्नोस्टिक एबिलिटी है ये पीक पे है, उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसी तरह से एएसटी और एलडीएल की भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अब इन सब में सबसे ज्यादा जो रिलायबल मार्कर कंसीडर किया जाता है, दिस रिलायबल मार्कर इज ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन को रिलायबल इसलिए कंसीडर किया जाता है बिकॉज जैसे ही आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन, ये ब्लैक कलर में ट्रोपोनिन है, ठीक है, उस केस में इसकी कंसंट्रेशन पीक पे पहुंच जाती है और पहले 2 दिन पीक पे रहती है, लेकिन उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन जो डिक्रीज हो रही है वो ग्रेजुअल डिक्रीज हो रही है, सडन डिक्रीज नहीं है, ठीक है। सो ट्रोपोनिन एंड एलडीएच हार्ट के केस में ये दो जो बायोमार्कर्स हैं ये सबसे ज्यादा आपके पास जो है वो रिलायबल कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन इनमें से भी ट्रोपोनिन को ज्यादा रिलायबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एलडीएच जो है वो आफ्टर 1 डे या फिर 2 डे आप यहाँ पे देख रहे हो इंक्रीज होना शुरू होता है और इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो आफ्टर 3 to 4 डेज बाद इंक्रीज होगी। लेकिन जो ट्रोपोनिन है वो पहले दिन ही पीक पे पहुंचेगा और उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन बेशक कम होगी लेकिन कंपैरेटिवली वो अभी भी ज्यादा है। सो एक वीक तक ट्रोपोनिन की कंसंट्रेशन आपके प्लाज्मा सैंपल के अंदर एलिवेट रहेगी, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि जो ट्रोपोनिन है ये कार्डियक एफिशिएंसी या कार्डियक आउटपुट को मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा रिलायबल बायोमार्कर है। क्लियर हो गया। इन डिफरेंट बायोमार्कर्स और इनकी जो आगे डायग्नोस्टिक एबिलिटीज हैं इनको कंपेयर करके आप ट्रोपोनिन को सबसे ज्यादा रिलायबल बायोमार्कर कहोगे फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जी बच्चों, अब ये जो ट्रोपोनिन है आपके पास, इस ट्रोपोनिन का नाम आप लोगों ने इससे पहले मसल्स के रेफरेंस से जरूर सुना होगा, ठीक है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल वहां पे भी यूज होती है। सो जो हार्ट में आपके पास ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी फर्दर 3 सब यूनिट्स हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई, ठीक है। ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है और इसमें टोटल सब यूनिट्स कितने प्रेजेंट है, 3 डिफरेंट टाइप्स के सब यूनिट्स प्रेजेंट है, जिसमें सपोज ये एक सी, एक टी सब यूनिट है और एक आपके पास आई सब यूनिट है, तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स प्रेजेंट है। इसमें से सबसे ज्यादा आपके पास जो सब यूनिट है जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के हवाले से जिसको हम यूज करते हैं वो ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई है, ठीक है। यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर आप देख लें तो ये आपके पास जो है वो कार्डियक आउटपुट या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए यूज होगी बिकॉज ट्रोपोनिन सी जो है वो मसल्स में भी प्रेजेंट होती है। सो इसकी वजह से आपके पास जो है वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं बिकॉज ये मसल प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होती है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल में ये हेल्प करती है, ठीक है। सो जब भी आपने हार्ट के रेफरेंस से देखना है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए देखना है, तो तब आपने ट्रोपोनिन की जो 2 सब यूनिट्स हैं ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई, इनकी डिफरेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका आपको पता होना चाहिए बिकॉज इससे पहले जब हमने एलडीएच के बारे में देखा था तो वहां पे हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें आपको नहीं पता कि आपकी जो एलडीएच है टोटल इसकी 5 फॉर्म्स है, तो कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है एक्चुअली ब्लड में उसको देखने के लिए आप उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी देखते हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हो, उसका साइज देखते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास जेल में सपोज 37 kDa या 22.5 kDa का बैंड आता है तो इट मीन्स कि ये ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई है, ठीक है। ट्रोपोनिन सी का साइज इन दोनों से डिफरेंट होगा। इसी तरह से अगर आप इनका जो ड्यूरेशन देखते हो तो आपके पास वो 14 डेज ट्रोपोनिन टी
और 5 to 7 डेज ट्रोपोनिन आई का है, यानी 1 वीक से ज्यादा टाइम के लिए ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं ये प्लाज्मा में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ट्रोपोनिन सी को छोड़ के इन दोनों ट्रोपोनिन की कंसंट्रेशन को प्लाज्मा सैंपल में ऑब्जर्व करो।